Namaskar. I welcome you to the YouTube channel Trust Only Truth. Today we gonna going to know about our dear natural resource water and about its scarcity. सांसों की ज़रूरत है जैसे पानी की भी कुछ उसी तरह से है. दो तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वाटर स्कैसिटी एंड वाटर स्ट्रेस. वाटर स्ट्रेस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमारी जो वाटर की डिमांड होती है वो इंक्रीज कर जाती है हमारी अवेलेबल सप्लाई से. वाटर स्कैसिटी हमारी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है. वाटर स्कैसिटी ऐसा ज़रूरी नहीं है ये फिनोमेना सिर्फ डेजर्टेड एरिया या तो सूखे रेगिस्तान या तो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन इन जगहों पर ही दिखे. इट कैन अकर इन एनी प्लेस. इट कैन अकर इन हिली रीजन, प्लेन्स, टेम्परेट एरिया, ट्रॉपिक्स एंड इवन इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन. तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पानी की कमी नहीं हो सकती है. जल्द ही हमने अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं किया या तो पानी के बारे में नहीं सोचा तो पानी का हमारा स्टेटस जो हो जाएगा वो कुछ लास्ट सीन 3 days अगो, लास्ट सीन 7 days अगो, कुछ इस तरह का हो जाएगा. बात कर लेते हैं गंदे पानी के बारे में. अगर हम गंदे पानी की बात करें तो इसकी जो स्थिति है वो हमारे साफ़ पानी से बहुत ही ज़्यादा भयावह है. कुदरत को करीब 9 से 10 लीटर पानी चाहिए होता है 1 लीटर हल्के गंदे पानी को साफ़ करने के लिए. मगर पानी जो हम जेनरेट कर रहे हैं, गंदा काला पानी, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, केमिकल्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं. कुदरत के लिए उसे साफ़ करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, वाटर बैलेंस शीट, प्रॉब्लम्स, मेजर्स एंड वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज ट्रुथ. बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की. इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री. 70% हमारी जो पानी है वो पॉल्यूटेड है और कैंसर के केसेस भारत में दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं. अच्छा, बाइक के शीशों में, कार के शीशों में आपने देखा होगा ना, लिखा रहता है ऑब्जेक्ट प्लेस इन अ मिरर आर मच क्लोजर देन दे अपीयर. पानी का भी संकट हमारे लिए कुछ वैसा ही है और जो हमारी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. एफॉरेस्टेशन या तो पेड़ लगाना बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और पानी को भी बचाने के लिए. एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि अगर दुनिया में बचे हुए सारी ज़मीनों पे भी अगर पेड़ लगा दिया जाए तब भी हम ग्लोबल वार्मिंग से नहीं बच सकते हैं. ज़ीरो वाटर डे, वो दिन जब हम अपने घर के नलों को खोलेंगे और उसमें से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आएगा. और ये स्थिति बहुत सी मेट्रोपॉलिटन के साथ जल्द ही होने वाली है. हमारे पास 4% विश्व का पानी है और 18% हमारी पॉपुलेशन है. ये जो 2:9 का रेशो है ना, हमें इसे भी दिमाग में रखना है. 70% हमारी ग्रामीण आबादी मजबूर है पॉल्यूटेड पानी पीने के लिए. 33 करोड़ की हमारी आबादी वहाँ रहती है जहाँ सूखा हर साल पड़ता है. अच्छा, जीडीपी से हम चीज़ों को बहुत तेज समझते हैं. बात कर लेते हैं जीडीपी की. तो ये जो पानी का खतरा है वो हमारी जीडीपी को करीब 6% नीचे ला सकता है. नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी 7 से 8% की जीडीपी रहती है. ओकुन्स लॉ गिवन बाय सर ऑर्थन मेल्विन ओकुन्स. अकॉर्डिंग टू द ओकुन्स लॉ, with the fall in 2% of the potential GDP, unemployment increases by 1%. अर्थात अगर 2% हमारी जीडीपी फॉल करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट करीब करीब 1% से बढ़ता है. और अगर हम भारत की आबादी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है. बात कर लेते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में. नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 600 मिलियन, करीब करीब भारत की आधी आबादी पानी और उसके संकट से जूझ रही है. ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि स्थिति अभी ही बहुत बेकार है और भविष्य में और भी ज़्यादा बेकार होगी. आने वाले 10 सालों में हमारी जो पानी की डिमांड है वो करीब दोगुनी हो जाएगी और 40% हमारी आबादी के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं होगा. 21 of the Indian cities including Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad, it includes almost all metropolitan cities are likely to run out of water in coming few years.
70% हमारा पानी पल्यूटेड है और पीना तो दूर की बात, इतना पल्यूटेड है कि वो नहाने लायक भी नहीं है। इंडियाज रैंक 120 आउट ऑफ 122 इन वाटर स्कैर्सिटी रिपोर्ट। ये दर्शा रहा है किस तरीके से हमने अपने पानी का हाइड्रोसाइड किया है। 55% तक हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सूख चुका है और मेजर रिजर्वॉयर की अगर बात करें तो उनमें 91% तक का फॉल देखा गया है। और अगर हम बात करते हैं सूखे समय की, कर्नाटक के 6 बड़े डैम में केवल 7% पानी बचा रह जाता है। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर में जरूरत के लिए भी पानी नहीं होता है। महाराष्ट्र में जो एवरेज वाटर लेवल होता है वो गर्मियों के दिन करीब करीब 60% से कम हो जाता है। अराउंड 2 लाख डाइड ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर। भारत में करीब 547 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन गंदे पानी से रिलेटेड डिजीजेस या उनके इस्तेमाल की वजह से हो जाती है। 2 बिलियन आउट ऑफ द 7 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट हो, वाटर स्टीवर्डशिप रिपोर्ट हो या तो यूएन की रिपोर्ट हो, ये सारी रिपोर्ट हमें पानी और उसके संकट के बारे में पहले से सावधान कर रही है और ये भी बता रही है कि भविष्य में स्थिति और भी भयावह होगी। प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। लैक ऑफ वाटर लिटरेसी। वाटर लिटरेसी का जो स्तर है वो हमारे यहाँ बहुत ही कम है। कितना पानी हमें बारिश से मिल रहा है, कितना पानी अंडरग्राउंड जा रहा है, उसमें से कितना रिचार्ज हो रहा है, क्या हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम बचा सकते हैं मगर नहीं बचा पा रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। पैडी और शुगर केन एक वाटर रिच क्रॉप है, हम बट उन्हें वहाँ उगाते हैं जो वाटर स्कार्स प्लेसेस हैं। ये देखा गया है कि कुछ फील्ड मैनेजमेंट टेक्निक में बदलाव लाके हम धान को कुछ इस तरीके से बोते हैं कि हमारा 90% तक का पानी बच जाता है और इस मेथड को यूज़ करके हम अपना ट्रेडिशनल जो मेथड है फ्लड इरिगेशन मेथड, उसका भी यूज़ नहीं करना पड़ता है। राइस इज नॉट कल्प्रिट बट द वे वी ग्रो राइस इज। इस टॉपिक के बारे में बात करें तो हमारा लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल ईदर डू नॉट नो और दे डू नॉट केयर दैट दे देमसेल्फ आर द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। अगर पानी के इशू के बारे में बात होती है तो हम ये कहते हैं ये तो गवर्नमेंट का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का इशू है, हमें तो अपना काम देखना है, हमें अपनी ज़रूरत का पानी तो मिल ही रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नल से जल, जिस स्कीम के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में नलों की मदद से पीने योग्य स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, जब हमारे पास जल ही नहीं होगा तो नल से हम क्या पहुंचाएंगे। इसके लिए हमें 4R जो हैं वो तो फॉलो करने ही है, जैसे रीयूज, रिड्यूस, रिचार्ज, रिसाइकिल। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट R है, दैट इज रिस्पेक्ट वाटर। वी शुड रिस्पेक्ट वाटर। पानी सिर्फ H2O नहीं है, ना ही हमें सिर्फ उसे H2O की तरह ट्रीट करना है, ना ही ये एक प्लग एंड प्ले का सिर्फ एक सोर्स है। अच्छा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देखा होगा एक खूबसूरत सी महिला अपनी ज़रूरत का पानी खुद से ढो रही थी। क्या हम भी चीज़ों को तभी समझेंगे जब अपनी ज़रूरत का पानी हम खुद से ढोएंगे, या तब समझेंगे जब हम अपने वॉशरूम में बैठे होंगे और हमारे नल से जल नहीं आएगा। बिलीफ डेवलपमेंट नॉट कॉन्करेंट टू वाटर मैनेजमेंट। बात कर लेते हैं चेन्नई की। आज से करीब 300 साल पहले इस एरिया को मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इस क्षेत्र में करीब 32,000 के आसपास पौंड और छोटे मोटे लेक और गड्ढे हुआ करते थे जिनमें पानी एकत्रित होता था। भूमाफियाओं ने कुछ पॉलिटिकल साठगांठ बैठाकर इन गड्ढों को भरा और उसमें प्लॉटिंग करवा दी, उसमें एयरपोर्ट बनवाया, बड़े बड़े मॉल बनवाए, बड़ी बड़ी सोसाइटी बनवाई, रैपिड ट्रांजिट रूट सिस्टम बनाया और आज उन्हीं क्षेत्रों में लोगों को एक टैंकर पानी के लिए 2 से 2,500 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर दिल्ली के भी कुछ पॉश लोकेशंस की बात करें तो लोग 28 से 30,000 रुपए प्रति माह खर्च कर रहे हैं अपनी पानी जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बैंगलोर, इंडियन सिलिकॉन वैली, बिलंदर लेक। इस लेक में हमने गंदगी कुछ इस तरीके से मचाई है कि पानी अपना बेसिक नेचर ही भूल गया है और यहाँ के पानी में आग लगना शुरू हो गई है। शहरों की अगर बात करें तो करीब 15 से 30 लाख रुपए तक एक फ्लैट या तो घर खरीदने में हम खर्च कर देते हैं। कभी कभी ये प्राइस तो करोड़ों में पहुंच जाती है और उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हम वाटर मैनेजमेंट या तो जल संरक्षण में नहीं खर्च करते। हम पूरे साल में एक बाल्टी भी पानी नहीं बचाते हैं।
जंगलों को काट के नदियों के किनारे हम रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, रैपिड ट्रांजिट रूट सिस्टम बना रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। वेटलैंड शायद जिनकी प्रोडक्टिविटी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा है, उन्हें भी हम पक्का करते ही चले जा रहे हैं। ज़मीन के अंदर हमारे पानी जा ही नहीं रहा है, जिस वजह से हमारा अंडरग्राउंड लेवल धीमे धीमे कम होता जा रहा है। एक एनजीओ ने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने वाटर बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। एक साइड उन्होंने अवेलेबल वाटर सप्लाई रखा, रेन वाटर, एग्जिस्टिंग वाटर रिसाइकलिंग कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट ऑफ रिवर्स बिटवीन द स्टेट्स रखा, और दूसरा वाटर की नीड्स रखी दूसरे साइड। आउटपुट जान के आपको आश्चर्य होगा, नन ऑफ द सिटीज एंड स्टेट्स इंक्लूडिंग चेन्नई एंड महाराष्ट्र नीड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। इससे हमें यह समझ में आता है परेशानी सिर्फ सप्लाई साइड में नहीं है, हमारी डिमांड साइड में भी प्रॉब्लम है, और हमारे मिसमैनेजमेंट में तो सबसे ज्यादा। मेजर्स देख लेते हैं। चेंजिंग वाटर कंजम्पशन हैबिट। हम पानी का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि वेस्टेज हमारा मिनिमम हो। आरओ के आउटलेट पाइप को स्टोरेज टैंक में कनेक्ट कर सकते हैं, जहां वो पानी स्टोर होकर बाद में किसी और पर्पस के लिए यूज हो सके। टैंक में अलार्म लगा सकते हैं, जिसके बाद मम्मी मोटर बंद करो, टंकी भर गई है। हमें कुछ ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। एक क्लोज लूप सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जैसे बेसिन का पानी होता है वो हमारी फ्लश टैंक में जाए, उसके बाद वो फ्लश होके सीवेज में जाए। इस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करके एटलीस्ट एक बार तो रिसाइकिल कर ही सकते हैं। वाटर एक चीप नेचुरल रिसोर्स, हमें ऐसा जरा भी नहीं सोचना है, ना ही ये प्लग एंड प्ले का पार्ट है, और हमें इसे सिर्फ H2O ही की तरह नहीं ट्रीट करना है। पानी ने अगर खुद को 3 दिन के लिए भी क्वारंटीन कर लिया ना, तो 3 दिन बिना नहाए और बिना धोए रहना पड़ गया, तो पूरा जग सूना सूना लागेगा। लेट द फ्लड प्लेन स्वेल। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, आप खुद असेस कीजिएगा इस चीज़ों को। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिएगा, उसमें करीब 2/3 मिट्टी, बालू, कुछ भी जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो उसको भरिएगा। उसके बाद उसमें पानी डालिएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी हाई रिटेंशन कैपेसिटी होती है हमारे फ्लड प्लेन्स की, और कितनी तेजी से वो रिचार्ज कर सकता है हमारे अंडरग्राउंड वाटर को। रिडक्शन इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। हमारे घरों की जो अनइवन फिटिंग्स की वजह से जो लीकेज और सीपेज होता है, उससे हम लाखों गैलन पानी यूं ही खो देते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली में करीब 1 लाख गैलन पानी पर डे लॉस होता है कॉज ऑफ लीकेज, केयरलेस हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नोट, इसमें हमारी म्यूनिसिपैलिटी के टूटे फूटे पाइप से होने वाले लीकेज और सीपेज को कंसीडर नहीं किया गया है। इन टूटे फूटे पाइप को देख के तो हमारा पुरातन विभाग भी कंफ्यूज हो जाता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का है, मेसोपोटामियन का है या हड़प्पन का। डिसेंट्रलाइज ग्राउंड लेवल सोल्यूशन। हर कोई पानी को अपने तरीके से अपने हिसाब से बचा सकता है। पीपल पार्टिसिपेशन की हेल्प से हम पानी को छोटे तालाबों और झीलों में इकट्ठा कर सकते हैं। एक गांव में पानी की किल्लत से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेकर, अपना समय और श्रम देकर गांव के लोगों ने कई सारे छोटे और बड़े तालाब खोद कर बनाए, जो बारिश के आने पर पूरी तरह से भर जाते हैं और लोगों के पास पूरे साल उनकी ज़रूरत का पीने का पानी होता है। बैम्बू वाटर हार्वेस्टिंग, ये मेघालय में देखा जाता है ज़्यादातर। इसकी मदद से 20 से 22 लीटर पानी प्रति मिनट लोग कलेक्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी छतों का पानी भी बड़े टैंकर में इकट्ठा करके बाद में अन्य कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। छत के बारिश के पानी को हम इकट्ठा करके एक टैंकर में और फिर दूसरे टैंकर में इकट्ठा करके इससे उनकी गंदगी निकालकर अंत में उससे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। भोंगरू, वन ऑफ माय फेवरेट। बारिश होने पर ये जो पानी है वो नदियों से होते हुए सीधे जाकर समुद्र में मिल जाता है। भोंगरू की मदद से हम अपने बारिश के पानी को अपने अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बारिश के पानी को सीधे समुद्र में जाकर मिलने से भी रोक सकते हैं। पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो फाइनाइट है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो। हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि हमें पानी को और कॉन्शियसली यूज़ करना है और उसे मिनिमम वेस्ट करना है, और अभी हमने अगर कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया तो भविष्य की स्थिति बहुत ही भयावह होगी और शायद हम इसे कंट्रोल भी ना कर पाएं।
2:9 के रेशियो के बारे में मैंने तो आपको पहले ही बताया है। हम बहुत तेजी से डे जीरो की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे बड़े शहर जो नदियों के किनारे हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो। चाहे पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, फार यूटिलिटीज हो, या 1 टन स्टील प्रोडक्शन हो, या सिंगल ऑटोमोबाइल हो, हम 5 से 6 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं किसी और डेवलप या डेवलपिंग नेशन की तुलना में। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है। प्राइवेट डेटा में इसका परसेंटेज और भी ज्यादा है। नॉट अ सिंगल यूज आइटम। पानी सिंगल यूज आइटम नहीं है। पानी को पीने के अलावा रिसाइकिल करके एक या उससे ज़्यादा बार यूज़ किया जा सकता है, जैसे इंडस्ट्रियल या क्लीनिंग पर्पस के लिए। और तो और हम इसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें बात करेंगे इजराइल मॉडल की। इजराइल में सीवेज वाटर को प्रॉपरली चैनलाइज करके और सिंपली ट्रीट करके एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है। इन छोटे और आसान बदलावों से हमारे किसानों की स्वच्छ पानी पर निर्भरता भी कम होगी और जल का सही उपयोग भी होगा और उन्हें मानसून का इंतज़ार भी नहीं करना होगा। घरों के क्लोज लूप सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। आप पानी को किस तरह रिसाइकिल या यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हमारे घरों की छत से हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। इंडिया की एनुअल एवरेज रेनफॉल 107 सेंटीमीटर है और 1000 स्क्वायर फीट की छत से रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से हम करीब करीब 1 लाख लीटर पानी बचा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को एक दिन में करीब 40 लीटर पानी की जरूरत होती है अपनी ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, बेदिंग, वॉशिंग जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए। हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से या अपनी छतों के जल को संरक्षित करके 5 लोगों की पूरे साल की जल की मूलभूत जरूरत को पूरा कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मोर अंडरग्राउंड। पूरे विश्व में हम सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल करते हैं। चाइना और यूएसए जैसी बड़ी आबादी वाले देशों को एक साथ भी रख दिया जाए तब भी हमारा कंजम्पशन उनसे ज्यादा है। सबमर्सिबल हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। सबमर्सिबल कितना हानिकारक है यह पानी चूसने वाला यंत्र सबमर्सिबल, आइए जानते हैं। कुछ समय पहले 20 फीट के आसपास हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल हुआ करता था, जो कि अब 80 से 90 फीट हो चुका है और कुछ जगहों पर तो यह करीब 140 से 160 फीट नीचे जा चुका है। जिस गति से हमारा भूगर्भ रिचार्ज होता है उससे कई ज़्यादा तेज गुनी गति से हम उसे निकाल रहे हैं। साथ ही साथ आमंत्रित कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं को और बीमारियों को। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे जा रहा है हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और नीचे खुदाई करके जल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड के कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं। पानी में इनकी ज़्यादा मात्रा का होना बहुत ही हानिकारक है। फ्लोरोसिस नामक बीमारी की वजह से हड्डियों में दिक्कतें होना, छोटा या असंतुलित कद होना या दिमागी अस्थिरता जैसी परेशानी होती है। पंजाब और वेस्ट बंगाल में इनके केसेस सबसे ज़्यादा हैं। 90% से ज़्यादा जहर जो हम छिड़कते हैं या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो पानी में जाता है। गंदा पानी वजह है जो कैंसर के मरीजों की संख्या को तेज़ी से बढ़ा रहा है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बताना चाहूँगा। पंजाब से राजस्थान के बीकानेर जाने वाली एक ट्रेन में करीब 60% यात्री कैंसर या उसके इलाज के लिए यात्रा कर रहे होते हैं, जिस वजह से लोग वहाँ इसे कैंसर ट्रेन भी कहते हैं। खेती में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ भूगर्भ जल को मशीनों की मदद से ज़रूरत से ज़्यादा निकाला जा रहा है और ज़्यादा पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड के कंटेंट होने की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। कुछ समय पहले लोग पानी को सीधे उसके स्रोत से भरकर लाते थे और पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। थोड़ी मिट्टी होने पर सिर्फ कपड़े से छान कर इस्तेमाल किया करते थे। गंदगी बढ़ी, वाटर फिल्टर मशीन आ गई। तरक्की हुई, यूवी फिल्टर बना लिया। गंदगी बढ़ी, हम और आधुनिक हुए, आरओ आ गया। नैनो पार्टिकल फिल्टर या आ गया होगा या आने वाला होगा। पीको फिल्टर, फेम्टो फिल्टर और पता नहीं क्या क्या। ध्यान हमारा वाटर कंजर्वेशन और लीस्ट वाटर वेस्टेज में जा ही नहीं रहा है। बॉटल्ड वाटर हमारा कल्चर बनता जा रहा है। स्वच्छ पेयजल को हम एक रेयर कमोडिटी बनाते जा रहे हैं। आधुनिक विश्व में हम छोटे तालाब, झीलों का महत्व भूलते ही जा रहे हैं। हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में 2 GB से 8 GB तक का हाई ग्राफिक गेम होता है, मगर साहब लूडो हमें फिर भी अच्छा लगता है।
पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू का कोई भी जवाब नहीं। चाहे मनुष्य स्पेस साइंस में कोई भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले या सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में सब कुछ जान जाए, परंतु कुदरत से ऊपर कुछ भी नहीं है। कुदरत बहुत ही खूबसूरत है और उसका रौद्र रूप उतना ही भयावह। रिस्पेक्ट नेचर, रिस्पेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस। जल है तो कल है, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं।